आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। सुबह का समय था। गर्मियों की चटक धूप धीरे धीरे पूरे घर को जगाने लगी। संजना रसोई से चाय बनाकर निकली तो देखा उसका पति अंकित अखबार पढ़ रहा था। संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनिए, इस 15 तारीख को हमारी गली से हरिद्वार के लिए बस जा रही है। मेरा मन है। अंकित ने अखबार से नजरें हटाते हुए कुछ सोचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन मैं तभी चलूंगा जब माँ हमारे साथ चलेंगी। पास बैठी कमला जी ने ये सुनकर तुरंत कहा, अरे नहीं बेटा, तुम दोनों चले जाओ, अभी वहाँ बहुत भीड़ होगी। मुझे कहाँ इतना घूमना फिरना अच्छा लगता है। संजना ने हंसते हुए माँ की तरफ देखा और बोला, माँ आपको तो पता है आपका बेटा कितना जिद्दी है। अब इस बार तो चलना पड़ेगा आपको हमारे साथ। अंकित पास आकर उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, माँ बस 2 दिन की बात है, चलिए ना, अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं चलेंगी तो मैं नहीं जाऊंगा। आपके बिना वो सफर अधूरा लगेगा। कमला जी ने बेटे बहू को देखा, वो मुस्कान जिसमें प्यार थी। ठीक है, तुम दोनों की जिद के आगे मेरी कब चली है। और सच कहूँ बेटा, बहुत साल हो गए गंगा माँ के दर्शन किए हुए। अंकित ने झट से माँ के हाथ थाम लिए। तो तय रहा, इस बार हम तीनों साथ चलेंगे, आपके साथ गंगा में डुबकी लगाएंगे। कमरे में एक शांत मुस्कान तैर गई। गर्मियों की उस सुबह में एक मीठा उत्साह घुल चुका था। इस बार यात्रा सिर्फ गंगा स्नान की नहीं बल्कि रिश्तों की गहराई को महसूस करने की थी। सुबह का वक्त था, आसमान हल्की हल्की रोशनी से भरने लगा। मोहल्ले की वो गली जहाँ रोजमर्रा की हलचल होती आज अलग थी। संजना और अंकित बैग बांध लिए थे। कमला जी सिल्क की साड़ी पहने मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। गली के मोड़ पर जैसे ही बस आकर रुकी, संजना ने प्यार से माँ का हाथ थामा और कहा, माँ चलिए, इस बार गंगा माँ आपको बुला रही हैं। अंकित ने माँ के कंधे पर हाथ रखा। माँ आप साथ हैं इसलिए ये सफर और खास लग रहा है। बस जैसे ही शहर की भीड़ से निकलकर खुले रास्ते पर आई, तीनों की बातों में यादें घुलने लगी। कभी अंकित बचपन की शरारतें सुनाता तो कभी संजना मजाक करती। माँ कभी हल्की नींद में मुस्कुराती तो कभी खिड़की से बाहर गंगा माँ को याद करती। सड़क किनारे खेतों की हरियाली, हवा में आती मिट्टी की खुशबू और संजना के टिफिन से पराठों की महक, सब मिलकर यात्रा को पवित्र बना रहे थे। हर किसी के चेहरे पर सुकून था। कोई जल्दी नहीं, कोई तनाव नहीं। 3 दिल और एक भावना, श्रद्धा, प्रेम और साथ का सुख, बस अपनी रफ्तार में थी। लेकिन उसके भीतर 3 लोगों के अलग गति से दिल धड़क रहे थे, खासकर कमला जी का। संजना हल्की मुस्कान के साथ माँ का हाथ थामे बैठी थी। अंकित पास की सीट पर बार बार माँ की तरफ देख रहा था। उनकी आंखों की चमक जो धीरे धीरे और भी गहराती जा रही थी। बस की हल्की हिचकोले कमला जी को किसी पुराने समय की ओर ले जा रही थी। उनकी आंखें धीरे धीरे झुक गईं। वो खो गईं अपनी अतीत में। 5 साल पहले हरिद्वार की यात्रा, वही गर्मियों की छुट्टी और उनका हाथ थामे चल रहे थे रामलाल जी, उनके जीवन साथी। गंगा का वो पावन प्रवाह, हर की पौड़ी की सीढ़ियाँ, मंदिर की घंटियाँ, हर हर गंगे के स्वर, सब जैसे आत्मा को छू जाता। वो दृश्य, वो श्रद्धा कमला जी के मन में आज भी ताज़ा थी। बस ऐसा लगता कल की बात है। कैसे उस शाम उन्होंने पति देव का हाथ थामते हुए कहा, हरिद्वार आकर दिल को सुकून मिलता है, एक अजीब शांति महसूस होती है। रामलाल जी ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और प्यार से बोले, हरिद्वार तो बहाना है कमली, असली सुकून तो तुम्हारे साथ चलने में है।
उस पल की मिठास आज भी उनके दिल में वैसी ही बनी थी। तभी एक झटके से गाड़ी के ब्रेक लगे और कमला जी की यादें टूटी। सामने बोर्ड था, हरिद्वार 5 किलोमीटर। कमला जी की आंखों में एक चमक थी, एक संतोष, एक आत्मसुकून। उन्होंने धीरे से कहा, आज बहुत सालों बाद उस पवित्र धरती पर लौट रही हूँ। गाड़ी की खिड़की से आती हवा में जैसे आशीर्वाद था, जैसे गंगा माँ खुद उन्हें पुकार रही थी। कमला जी की आंखों में वो चमक थी जो वर्षों बाद किसी पुराने सपने के पूरा होने से आती है। वो खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, जब तेरे पापा थे ना तब हम हरिद्वार आए थे। आज भी मन में वही श्रद्धा, वही शांति महसूस हो रही है। हाँ माँ, याद है मुझे। उस वक्त आपकी वो टिकट मैंने करवाई थी। संजना मुस्कुरा दी। तो इस बार वो श्रद्धा आपके बेटे और बहू के साथ पूरी होगी माँ। कमला जी की आंखें भर आईं, लेकिन उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था। हरिद्वार, हर की पौड़ी का पावन दृश्य, जून की गर्मी में गंगा स्नान का उत्सव, सवेरे की धूप में गंगा की लहरें, घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़। लेकिन एक कोना ऐसा था जहाँ सुकून था। उस कोने में वे तीनों लोग खड़े थे। कमला जी ने सफेद सूती साड़ी पहनी थी, माथे पर लाल बिंदी और आंखों में वही पुरानी चमक। संजना जी ने गीला आंचल संभालते हुए कमला जी के पांव गंगा जल से धोए और धीरे से बोली, माँ जी, आपको पता है मेरे मन में कितने सालों से था कि आपके साथ गंगा स्नान करूं। कमला जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू तो मेरे लिए लक्ष्मी है, बेटी बनकर आई है घर में। भगवान सबको ऐसी बहू दे। अंकित वहीं पास में खड़ा मुस्कुरा रहा था। माँ, आज तो आपके लिए खास दिन है। आप कहती थी ना, जब बेटे बहू के हाथों गंगा स्नान करूंगी तो वो सफल हो जाएगा। तीनों ने साथ में गंगा जल उठाकर सूर्य को आखिरी किया। कमला जी की आंखें बंद थी और उनके होंठ धीरे धीरे प्रार्थना कर रहे थे, हे गंगे मैया, आपका आशीर्वाद हमारे बच्चों पर बना रहे, इन पर कोई दुख न आए। थोड़ी ही देर में संजना ने घाट की सीढ़ियों के पास बैठकर कमला जी के पांव फिर से धुले। अब आप थोड़ा पीछे बैठिए, यहाँ पानी तेज है। अंकित ने भी माँ के कंधे सहलाते हुए कहा, आप थक तो नहीं गई ना माँ? कमला जी मुस्कुराई, नहीं बेटा, मैं तो बस देख रही हूँ। इतनी भीड़ फिर भी मन में सुकून, और तुम्हारा संजना का प्यार, इससे बड़ी दौलत क्या चाहिए माँ को। घाट पर सब सामान्य था, सब कुछ सुंदर था। शब्दों में प्रेम था, रिश्तों में सिर्फ आस्था। हर की पौड़ी दिन के लगभग 10 बज चुके थे। सूरज सिर पर आ चुका था। लाउड स्पीकर से घोषणा हो रही थी, कृपया बच्चे और बुजुर्ग सावधानी से स्नान करें, गंगा जल का प्रवाह तेज है। कमला जी, अंकित और संजना एक दूसरे का हाथ थामे हुए पानी में उतरे। गंगा जी की लहरें पैरों से टकराई तो आत्मा तक सिहर उठी। संजना ने माँ का हाथ थामा। माँ जी, मैं यहीं खड़ी हूँ, आप आराम से बैठिए, अब हम धीरे धीरे डुबकी लगाएंगे। कमला जी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं कि गंगा मैया के डुबकी न लगा सकूं। अंकित माँ के ठीक बगल में खड़ा हुआ बोला, माँ, अब मैं आपको डुबकी लगवाता हूँ। जब बेटे के हाथों इस गंगा स्नान होगा तो पुण्य गुना बढ़ जाएगा। कमला जी मुस्कुराई, बेटा, जब तू साथ है तो डर किस बात का। उन्होंने अंकित का हाथ थामा, पानी थोड़े आगे उतरी। आज तूने फिर बुला लिया गंगा माँ, इतने सालों बाद तेरा स्पर्श मिला। अगली ही डुबकी में वो थोड़ा झुककर पानी में गई। अचानक एक लहर और भीड़ की हलचल के बीच, अरे माँ जी, एक तेज चीज घाट पर उतरी। संजना की आवाज ने सभी मुड़कर देखा। अंकित घबराया हुआ था, लेकिन इस पल किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। सिर्फ हाहाकार थी, सिर्फ कमला जी की साड़ी का किनारा पानी में तैरता हुआ।
और गंगा जी की धारा थी जो उन्हें अपनी गोद में लेकर बहा गई। कुछ कोई समझ नहीं पा रहा था। सभी ये कह रहे थे भीड़ भी तो कम नहीं, शायद उनका पैर फिसल गया होगा। बेहद अफसोस की बात है, बुजुर्ग महिला डुबकी लगाते वक्त बह गई। घाट पर भगदौड़ जैसी स्थिति बन गई। संजना रोते हुए चिल्ला रही थी, माँ जी कहाँ हैं आप? कोई बचाइए मेरी सास को। और फिर वो रोते रोते बेसुध हो गई। अंकित जो पत्थर की तरह था। लोग दौड़े, गोताखोर पानी में उतरे, लेकिन कमला जी कहीं नहीं थी। दोपहर की चिलचिलाती धूप घाट पर अजीब सी ठंडक थी। थोड़ी देर पहले जहां कमला जी अपने बेटे बहू संग श्रद्धा से स्नान कर रही थी, वहीं घाट पर खामोशी थी। संजना और अंकित थाने पहुंचे। संजना का रो रो कर चेहरा सूज गया। अंकित एक शब्द नहीं बोल रहा था, अंदर से जैसे कुछ टूट चुका हो। नाम बताइए उनका, संजना ने कांपती आवाज में कहा। कमला देवी, उम्र 65 साल, मेरे पति की मां। पुलिस अधिकारी ने सारे विवरण लिखे। नाम कमला देवी, उम्र 65 वर्ष, पता अशोक विहार, दिन व समय 10:30 बजे, स्थान हर की पौड़ी। गंगा स्नान के दौरान कमला देवी पानी के तेज बहाव में लापता। रिपोर्ट दर्ज होते ही गोताखोरों को भेजा गया। घाट का कोना कोना टटोले जाने लगा। हर बार डुबकी लगाकर बाहर आते गोताखोरों के चेहरे पर सिर्फ एक शब्द होता, नहीं मिली। संजना घाट के किनारे बैठ गई। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उसे कोई होश नहीं। माँ जी आप कहाँ चली गईं? आप तो कहती थी हम सब साथ रहेंगे, आप ऐसे कैसे चली गईं? वहीं कुछ दूर अंकित खड़ा था। उसका चेहरा पत्थर की तरह जड़ हो चुका था। आंखें लगातार गंगा की लहरों को घूर रही थीं, जैसे माँ की परछाई दिख रही हो। वो ना रो रहा था, ना कुछ बोल रहा था। पास खड़े एक वृद्ध श्रद्धालु ने देखा और धीरे से कहा, गंगा माँ जिसे बुलाती हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये बस एक माँ के बह जाने की कहानी नहीं थी। कुछ तो था जो अभी अनकहा था, कुछ ऐसा जिसे किसी ने होते नहीं देखा, या शायद कुछ कहा नहीं। आगे क्या होगा? गंगा जी लहरें अपने साथ कोई और रास बहा कर ले गईं क्या? चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। हरिद्वार की गर्म दोपहर, गंगा किनारे का माहौल, लेकिन अंकित और संजना के दिलों में तूफान था। 4 दिन हो गए थे, लेकिन संजना दी का कोई सुराग नहीं। अंकित और संजना अब भी हरिद्वार में थे। अपनी माँ के बिना घर लौटने की कल्पना नामुमकिन थी। अचानक अंकित का फोन बजा। उसने धीरे से स्क्रीन देखी। कॉल हरिद्वार पुलिस से थी। आप अंकित बोल रहे हैं? जी मैं अंकित बोल रहा हूँ। मैं पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर अनुज बोल रहा हूँ। आप सुबह हर की पौड़ी से थोड़ा आगे महिला की लाश मिली है। चेहरा काफी गल चुका है, पहचानना मुश्किल है, लेकिन उम्र, कपड़े और कदकाठी से हमें आपकी माँ लगती हैं। अंकित कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें फैल गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या कह रहे हैं आप? उसका स्वर कांप रहा था। संजना वहीं पास बैठी थी। उसकी आंखों में बेचैनी देख वो घबरा गई। सुनिए, क्या हुआ? किसका फोन था? अंकित ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहा, हमें अस्पताल चलना है। पुलिस को एक बॉडी मिली है। शायद माँ हो सकती हैं। संजना की आंखों से आंसू बह निकले। ये नहीं हो सकता, वो माँ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था वो हमारे साथ रहेंगी हमेशा। दोनों तेजी से कमरे से बाहर निकले। गेस्ट हाउस से बाहर ऑटो रुकवाया। संजना कांपते हाथों से पल्लू संभालती बैठी। अंकित चुपचाप सिर झुका लिया। ऑटो गंगा की सड़कों पर अस्पताल की ओर भागा। अंकित और संजना के मन में हर मोड़ एक डर से टकरा रहा था। ऑटो जैसे जैसे अस्पताल की ओर बढ़ रहा था, अंकित और संजना के दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। हर मोड़, हर ब्रेक उन्हें अनकही सच्चाई की ओर करीब ला रहा था।
अस्पताल पहुंचे तो दरवाजे पर 2 पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने अंकित को पहचान लिया। आइए, बॉडी मॉर्चरी में रखी है। संजना की आंखें भर आईं। उसने अंकित का हाथ कसकर पकड़ा। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मॉर्चरी का नाश्ता और हवा दोनों ठंडी थी। एक स्ट्रेचर पर सफेद चादर से ढका शरीर था। नजदीक पहुंचते ही पुलिस ने चुपचाप चादर का कोना उठाया। चेहरे की हालत बेहद खराब थी। सूजा हुआ त्वचा जगह जगह से उखड़ी हुई, पहचानना आसान नहीं। वही झुर्रियों भरा माँ के स्पर्श जैसे। अंकित की आंखें फटी रह गईं। ये माँ के हाथ हैं। संजना का कलेजा जैसे चीर गया। नहीं, अच्छे से देखो, ये माँ नहीं हो सकती। माँ हमेशा हंसती थी, ये चेहरा तो। संजना की आवाज कांप रही थी। वो वहीं स्ट्रक्चर के पास बैठ गया। पुलिस अधिकारी अनुज ने धीरे से कहा, हमें नदी किनारे से जो चूड़ियां और वो लाल साड़ी मिली, वो सब कमला जी के जैसी हैं। पहचानना आपको होगा। इंस्पेक्टर अनुज की बात सुन अंकित ने रोते हुए कहा, ये मेरी माँ है। संजना फूट फूट कर रो पड़ी। इस बार गंगा मैया से लंबी उम्र मांगेंगी, फिर क्यों चली गई? अंकित उसी हाथ को देख रहा था जो कभी उसके सिर पर आशीर्वाद के लिए उठता। अंकित की आंखें नम थीं। अधिकारी की ओर देखा और धीमे आवाज में कहा, हमें माँ को रिलीज करवाना है। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। एक पहचान पत्र और कुछ तो साइन। अंकित ने धीरे से जेब से पहचान पत्र निकाला। हाथ कांप रहे थे। इंस्पेक्टर अनुज ने पेपर आगे बढ़ाया और अंकित ने अपने साइन किए, जैसे हर अक्षर उसके दिल पर चुभ रहा हो। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बस अस्पताल की दहलीज पर बैठी फर्श को देखे जा रही थी। पुलिस से सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अंकित और संजना मां की पार्थिव देह को एक छोटे वाहन में लेकर हरिद्वार के शमशान की ओर निकले। रास्ते में अंकित ने कांपते हाथों से फोन निकाला। सबसे पहले अपनी मौसी को फोन किया। हेलो मौसी, मां नहीं रही। उधर से अचानक सन्नाटा। मौसी की हिचकियों की आवाज आई। फिर उसने चाचा रूपचंद्र को फोन किया। चाचा जी, माँ की बॉडी मिल गई। चाचा की आवाज भारी आई। मैं बस पहुंचने वाला हूँ, तुम हिम्मत रखो। अंकित की आंखों से आंसू लगातार बहते रहे, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं। वो अब एक बेटे की नहीं, एक जिम्मेदार इंसान की भूमिका में था। शमशान घाट पहुंचते ही अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुईं। एक तरफ संतों का भजन, दूसरी ओर सितार सजाई जा रही थी। पुजारी ने पूछा, इनके पुत्र? अंकित ने हाथ जोड़कर कहा, मैं इनका बेटा। संजना पास खड़ी थी, चुपचाप लेकिन पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रिया शुरू हुई। उसके चाचा रूपचंद दिल्ली से हरिद्वार आ चुके थे, लेकिन इस रिश्ते में कहीं बढ़कर माँ जैसा सम्मान देते। आते ही अंकित को गले से लगाया। भाभी जी ने हमेशा माँ बनकर संभाला, अब वो नहीं रही, ये सोचकर दिल भारी हो जाता है बेटा। गंगा घाट पर पंडित जी ने विधि विधान से कमला जी की अस्थियों का विसर्जन करवाया। अंकित ने माँ को मुखाग्नि दी तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। संजना हाथ जोड़कर आंखें बंद किए खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ जी की आत्मा को शांति मिले। प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। वो दृश्य किसी के दिल को चीरने वाला था। वो गुलाबी साड़ी का छोटा टुकड़ा कलश में रखा गया, जैसे उन्होंने इच्छा जताई थी। माँ के अंतिम संस्कार के बाद अपने हाथों से संजना और अंकित ने गरीबों को खाना खिलाया। वो वापस दिल्ली के लिए निकले। गाड़ी में अजीब खामोशी थी। पीछे की सीट पर संजना सिर खिड़की से टिकाए बाहर देख रही थी, लेकिन आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं।
उसका मन कहीं अटका था पिछले लम्हों में। सुनो बहू, कमला जी ने एक दिन स्नेह से कहा, जब मेरा अंत समय आए तो, और हाँ, गुलाबी साड़ी में करवाना, वो मेरी सबसे प्यारी साड़ी है। माँ जी, ऐसी बातें मत किया कीजिए, आप हमारे साथ हमेशा रहेंगी। रूपचंद जी ने धीरे से रियर व्यू में देखा। अंकित चुपचाप था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस आंखें गंगा की ओर खोई सी थी, शायद कुछ याद कर रहा था। गाड़ी दिल्ली की ओर बढ़ रही थी और साथ ही बढ़ रही थी उस दर्द की लहर जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं था। जैसे ही गाड़ी दिल्ली कमला जी के घर आकर रुकी, पड़ोसी और रिश्तेदार इकट्ठा थे। सबसे पहले फैल चुकी थी, हर कोई स्तब्ध था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि कमला जी मुस्कुराते हुए कुछ दिन पहले सबसे मिल रही थी और आज यादें लौट कर आई हैं। घर के आंगन में चहल पहल थी, लेकिन वो रौनक नहीं, एक सन्नाटा जो हर चेहरे से टपक रहा था। अरे, उस दिन तो मेरे सामने निकली थी, एक बूढ़ी पड़ोसन ने कहा। कह रही थी ऐसे बेटे बहू सबको मिले। कितनी खुश थी कमला। पास खड़ी महिला बोली, कमला को तो सब कहते कि तू भाग्यशाली है, ऐसे बेटे बहू मिले। आप अपने हरिद्वार गंगा स्थान को ले जा रही हैं, लेकिन किसको पता था आगे क्या होगा। भीतर कमरे में एक कोने में संजना सब सुन रही थी। उसका दिल फट रहा था, आंसू सब सूख चुके थे, जिनमें गहराई थी, जिनमें हर शब्द डूबता जा रहा था। अंकित की बुआ जो सालों से गांव में थी, अंदर आती ही चीख पड़ी, तू तो कहती थी कभी कुछ सब देखना है, पोता आएगा, उसकी शादी होगी, और सबसे पहले तूने क्या किया। रूपचंद जी सबको शांत किया। कमला भाभी अब हमारे बीच नहीं, लेकिन उन्होंने जो प्रेम, सादगी और त्याग हमें सिखाया वो हमारे साथ रहेगा। घर की दीवारों पर लटकी उनकी तस्वीर अब और भी जीवंत लग रही थी, जैसे वे वहीं हों, सबको सुन रही हों। 13वीं के दिन घर में भीड़ थी, लेकिन शोर में गहरी चुप्पी। पंडित जी ने विधि विधान से पूजा कराई, भोजन ग्रहण किया और कमला जी की अच्छाइयों को याद करते हुए सब घर लौट गए। घर में फिर सन्नाटा पसर गया। संजना जी दीवार पर टंगी कमला जी की तस्वीर को देखते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। अंकित ने उसकी पीठ थपथपाई। माँ, आप इतनी जल्दी हमें अकेला क्यों छोड़ दिया। संजना की सिसकी गूंजती रही। दोस्तों, क्या जो दिखाई दे रहा है वो सच है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज जो अब तक किसी को पता नहीं चला। क्या कमला जी की मुस्कुराहट के पीछे अधूरी कहानी थी, या कोई ऐसा सच जो उनके साथ गंगा जी में समा गया। आइए जानते हैं इस कहानी के अगले मोड़ में। कुछ सालों बाद एक हॉस्पिटल में रात के 2 बजे, अस्पताल में सन्नाटा था। नर्स फोन पर बात करी थी, तभी एक आवाज़ आई, बचाओ, नहीं मत मारो मुझे। 402 नंबर रूम से आवाज़ आई, एक ऐसी दर्द जिसमें चीख थी, डर थी। नर्स घबरा गई। वो फौरन दौड़ते हुए गई और इंटरकॉम पर डॉक्टर को बुलाया। सर, 402 नंबर पेशेंट को होश आ गया। डॉक्टर दौड़ते हुए रूम में पहुंचे। कमरे में एक औरत बिस्तर पर थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन लगातार दरवाजे को देख रही थी, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रही हो। वो और कोई नहीं, कमला जी थी, जिन्हें उनके बेटे अंकित ने मृत मानकर गंगा जी में उनकी अस्थियां विसर्जन कराई। जो संजना की यादों में, अंकित के आंसुओं में, रिश्तेदार की कहानियों में सिर्फ नाम बन चुकी थी। तभी कमरे में एक नौजवान दाखिल हुआ, जिसकी आंखों में अपनापन था। वो बिस्तर के पास आकर धीरे से बोला, माँ जी, घबराइए मत, आप सुरक्षित हैं, सब ठीक हो जाएगा। कमला जी ने उसकी आंखों में देखा। तुम कौन हो? ये सब कैसे हुआ? फिर कमला जी ने चारों ओर देखा। दीवारें अजनबी थीं, खिड़की के बाहर का दृश्य अपरिचित। मैं यहाँ कैसे?
लड़के के पास आकर उनका हाथ थामा। माँ जी, मेरा नाम रमन है। आप मुझे 3 साल पहले हरिद्वार में गंगा घाट के पास बेहोशी की हालत में मिली। मैं आपको न्योता ले आया, लेकिन आप कोमा में चली गई। कमला जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। 3 साल, यानी मैं 3 साल से कोमा में हूँ, उन्होंने खुद से पूछा। अचानक उनका चेहरा सख्त हो गया, जैसे किसी पुरानी परत की याद छू गई। हरिद्वार की कुछ धुंधली तस्वीरें, गंगा घाट, आरती और फिर एक झटका। उन्होंने रमन की ओर दृढ़ स्वर में बोली, मुझे अपने घर जाना है। रमन ने हैरानी से कहा, लेकिन माँ जी, आप अभी बहुत कमज़ोर हैं, 2-3 दिन में चलेंगे। कमला जी ने सिर हिलाया, नहीं, अब बहुत आराम हो गया। अब वक्त आ गया है कुछ लोगों को उनका चेहरा दिखाने का। कमला जी की आंखों में सिर्फ एक जुनून था, आखिर सच क्या है और उसे कितने चेहरों से होकर गुजरना होगा। रमन ने कमला जी का हाथ थामते हुए नरम लहजे में कहा, ठीक है, सुबह होते ही मैं आपको आपके घर ले चलूँगा। वैसे अगर आपको घर का नंबर याद है तो बता दीजिए, मैं आपके बेटे बहू को सूचना दूंगी। ये सुनते ही कमला जी की आंखों में हलचल दौड़ गई। उन्होंने रमन की ओर देखा, धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, नहीं बेटा, ऐसा मत करना। लेकिन क्यों माँ जी? कमला जी का गला भर आया, आंखें नम हो गईं, क्योंकि जो जख्म उन्होंने दिए हैं, एक निशान अब भी बाकी है। रमन कुछ पल तक उन्हें देखता रहा। उसके सामने एक टूटी हुई औरत नहीं, बल्कि एक माँ थी, जो अब अपनी लड़ाई खुद लड़ने को तैयार थी। लेकिन उस सन्नाटे में एक तूफान करवट ले रहा था। और वहीं दूसरी ओर कमला जी का हंसी खुशी भरा घर अब वीरान सा था। पर्दे भले बदले थे, लेकिन माहौल में वो बात नहीं। दीवारें रोज कुछ पूछती। संजना किचन में चाय बना रही थी। चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, माथे पर तनाव की लकीरें। तभी अंकित कमरे में आया, बाल बिखरे हुए, आंखों में थकावट। नाश्ता बना नहीं अभी तक? उसने तेज आवाज में कहा। संजना ने बिना कुछ कहे चाय उसके सामने रखी। तुम्हें माँ जी की याद नहीं आती? अंकित एक पल रुका, फिर अनमने भाव से बोला, मरने वाले की याद में क्या रखा है, जिंदा लोगों की फिक्र करो। संजना की आंखें भर आईं। उन्होंने तुम्हें कितना चाहा। अंकित ने बात टाल दिया, जो हो गया उसे भूल जाओ। वैसे भी उस दिन गंगा में जो हुआ वो किस्मत थी। संजना कुछ कहने वाली थी कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। वो चौंक गई। संजना ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने अपनी सास को खड़े देखकर उसके होठों से आवाज सी निकली। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गले से धीमी सी फुसफुसाहट निकलती है, माँ जी। कमला जी चुपचाप खड़ी हैं, उनकी नज़रें सीधे रंजना की आंखों में, जैसे 3 सालों का सारा दर्द सवाल। तभी अंदर से आवाज आई, क्या हुआ, कौन है? सांप सूंघ गया क्या? अंकित कमरे से बाहर आया और दरवाजे तक पहुंचा। उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी। उसके चेहरे की सूरत बदल जाती है, आंखें फैल जाती हैं, होंठ सूखने लगते हैं। माँ, आप जिंदा हैं। ये कहते हुए अंकित की आवाज लड़खड़ाने लगी। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ा, माँ के पांव छूने के लिए झुका, लेकिन कमला जी ने एक झटके से पैर पीछे खींचे। अंकित ठिठक गया, उसका चेहरा पीछे पड़ गया। लेकिन कमला जी की आंखें पत्थर की तरह कठोर थीं। ये देख संजना चौंक गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा बर्ताव क्यों। अभी अंकित कुछ कहने वाला था कि अगले पल एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। कमला जी का हाथ थरथरा रहा था, आंखों में आंसू थे। एक ज्वाला थी, एक माँ के टूटे हुए भरोसे की आग। संजना हक्की बक्की थी। उसने कभी नहीं सोचा कि अपनी सास को यूं सामने देखेगी।
जिस बेटे ने अपनी माँ का हाथ गंगा की लहरों में इसलिए छोड़ा ताकि वो लौटकर कभी सांस न ले सके, उसके लिए ये एक तमाचा बहुत कम है। अंकित की आंखें भर आईं। वो कुछ कह नहीं पा रहा था और संजना के हाथ कांपने लगे। उसके होंठ थरथरा रहे थे। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? कमला जी की आंखें भर आईं, लेकिन उनके लफ्ज अभी अंकित की आत्म चीर रहे थे। कमला जी का चेहरा शांत था। मैं 3 साल चुप रही, लेकिन अब वक्त आ गया है तुम्हें तुम्हारे कर्मों का आईना दिखाने का। कमला जी का तमाचा झेलने के बाद अंकित चुप था। संजना ने कांपती आवाज में पूछा, माँ जी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? अंकित ऐसा क्यों करेगा? कमला जी हंसी। कमला जी ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठते हुए धीमे स्वर में कहा, संजना, मुझे मालूम है तू निर्दोष है। तूने हमेशा माँ की तरह समझा, लेकिन जो जहर अंकित के मन में था उसका असर तू नहीं रोक पाई। संजना की आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहने को हुई, लेकिन कमला जी ने उसके हाथ थामते हुए कहा, उस दिन मैंने पहली बार अपने वकील को बुलाया। मेरी उम्र हो चुकी है तो सही जगह बांट दूं। मैं अपनी आधी संपत्ति उन अनाथ बच्चों के नाम करना चाहती हूँ जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। वो रुक कर बोली, लेकिन उस दिन एक और कान था जो दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा था, और वो था अंकित। कमला जी की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सख्त, नरम, पिघली हुई चट्टान जैसी ठहराव भरी ताकत। उसे ये बात गवारा नहीं हुई कि उसके हिस्से की दौलत किसी और को जाए, और फिर उसने वो किया जो कोई बेटा अपनी माँ के साथ नहीं करता। उसने मेरे खिलाफ एक योजना बनाई, मुझे रास्ते से हटाने की साजिश। संजना की आंखें फटी रह गईं। वो रोती जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति ऐसा घिनौना काम करेगा। कमला जी ने आगे कहा, और कुछ दिनों बाद जब तुमने हरिद्वार जाने की बात कही, मैं मना कर रही थी, लेकिन अंकित ने जिद पकड़ी। उस समय थोड़ी हैरान हुई, पर फिर सोचा कि बेटा बदल गया। लेकिन नहीं, हरिद्वार की यात्रा नहीं, मेरी मौत की यात्रा थी। कमला जी कांप गईं, लेकिन उनके शब्द तेज थे। गंगा जी के बीचों बीच उसने मेरा हाथ छोड़ दिया ताकि दुनिया समझे मैं फिसल गई, और फिर 13वीं कर दी तस्वीर पर माला चढ़ा दी। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, जब पड़ती है तो इंसाफ जरूर होता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अंकित, जो अभी तक चुप था, फूट फूट कर रो पड़ा। कमला जी की आंखों में एक पल को आंसू तैर गए, पर अगले पल उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने झटके से पैर पीछे खींचा। खबरदार, अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ कहा। वो आवाज इतनी तीखी थी कि पूरा कमरा सन्न रह गया। संजना, जो चुपचाप थी, धीरे धीरे अंकित की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में गुस्सा की चिंगारी थी। तुम इतने गिर जाओगे ये कभी नहीं सोचा था। संजना की आवाज कांप रही थी, मगर उसके लहजे में अजीब सी ताकत थी। मैंने तुम्हारे हर तानों को सहा, तुम्हारी बदतमीजी चुप रही, ये सोचकर कि शायद एक दिन बदल जाओगे, मगर तुम तो इंसान कहने के लायक नहीं। तुम वो जानवर हो जिसने अपनी जन्म देने वाली माँ को मारने की कोशिश की, बस कुछ रुपयों और जमीन के लिए। उसने उंगली उठाकर कहा, तुमने माँ का नहीं, मेरा विश्वास तोड़ा। वो गुस्से में संजना पर हाथ उठाने वाला था। रुक जा अंकित, कमला जी चीखते हुए दोनों के बीच आई। एक और जोरदार तमाचा अंकित के दूसरे गाल पर पड़ा। हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर हाथ उठाने की? जिस बेटे ने माँ की कदर नहीं की, वो कभी एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता। आज मैं तुझे अपने घर से निकालती हूँ, और ये मेरा आखिरी फैसला है। कमला जी ने दरवाजा खोला। एक सख्त लहजे में कहा, निकलते हो मेरे घर से या पुलिस बुलाऊं?
पुलिस का नाम सुनते ही अंकित का चेहरा रुंग उड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो एक पल के लिए रुककर संजना की तरफ देखने लगा। शायद उम्मीद था कि उसकी आंखों में थोड़ी दया, थोड़ा अपनापन होगा, लेकिन संजना की आंखों में प्यार नहीं, वहां सिर्फ आक्रोश, घृणा थी। वो नजरें जो कभी उसके लिए चिंता से भर जाती, आज पत्थर की तरह कठोर थी। कमला जी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए दरवाजे की ओर इशारा किया। निकल जा, आसपास ना देखना। अगली बार तेरे लिए सिर्फ दरवाजा नहीं खुलेगा, जेल का फाटक खुलेगा। अंकित की आंखों में आंसू थे, मगर आंसू किसी को पिघलने के लिए नहीं, बल्कि अंदर की हार, डर और शर्म का आईना था। संजना वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर एक चुप्पी थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं, ताकत थी। कमला जी ने दरवाजा बंद किया, संजना की ओर देखा, फिर धीमे से उसके सिर पर हाथ फेरा। बहुत सहा है तूने मेरी बच्ची, अब अपने हिस्से की खुशियां जीने का वक्त आया है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसे इस कदर तोड़ेगा। लेकिन आज कमला जी की गोद में सिर रखकर वो टूटी नहीं, बल्कि और मजबूत बन गई। कमला जी ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। और एक कान खोल कर सुन ले, मेरे मरने के बाद ये घर तेरा है। तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। पास खड़े रमन की आंखें नम थीं। एक बेटा माँ पत्नी के साथ इतना नीच व्यवहार कर सकता है। उसी घर में संजना और कोमल के बीच का ये निश्चल प्यार देख उसका दिल भर आया। कमला जी ने कहा, ये रमन है। इसने उस दिन मुझे बचाया, 3 साल तक मेरी सेवा की, मेरी जरूरत का ख्याल रखा। संजना ने रमन के आगे हाथ जोड़ा। धन्यवाद भैया, आप ना होते तो न जाने माँ का क्या होता। अब माँ ठीक है, यही सबसे बड़ी बात है। और आप दोनों को इस हाल में देखकर मुझे सुकून मिला। रमन ने कहा, माँ आप बैठिए, मैं आपके लिए और रमन भैया के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। रमन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं दीदी, अब चलता हूँ, फिर कभी मिलने आऊँगा। अब आप लोग कुछ खिलाइएगा। इतना कहकर रमन मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। संजना रसोई की ओर बढ़ी और कमला जी पलंग पर बैठ गई। हल्की थकावट उनके चेहरे पर थी। आंखें बंद करते हुए उन्होंने मन ही मन सोचा, कितना अजीब होता है जीवन। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही सबसे पहले तोड़ता है। किसी अनकहे ने जान बचाई उनकी। कमला जी की आंखों में अब सिर्फ संतोष नहीं, एक दृढ़ संकल्प था। उनके पास दौलत थी, लेकिन उस दौलत का मतलब सिर्फ पैसे या जायदाद नहीं, बल्कि उसे सही हाथों में सौंपना था। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने वकील को बुलाया। अपनी प्रॉपर्टी के आधे हिस्से को कानूनी रूप से बहू संजना के नाम किया। कागजों पर दस्तखत करते समय मुस्कुरा कर कहा, ये मेरी बेटी है और बेटी को उसका अधिकार मिलना चाहिए। बचे हुए आधे हिस्से को उन्होंने अनाथ आश्रम में दिया, जो सालों के बच्चों की सेवा कर रहा था। और रही बात अंकित की, तो उन्होंने वकील के जरिए एक सख्त कानूनी नोटिस करवाया। उसी के साथ एक स्थानीय अखबार में सार्वजनिक सूचना छपवाई। मैं कमला देवी घोषणा करती हूँ कि मेरा बेटा अंकित किसी भी संपत्ति के दस्तावेज या अधिकारियों में भागीदार नहीं होगा। मैं उसे बेदखल करती हूँ। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। इस ऐलान के बाद कमला जी को ऐसा लगा जैसे दिल में बोझ था जो हल्का हुआ। अब वो हर समय संजना के साथ तुलसी के पौधे, गमलों को पौधा देती और दोनों मिलकर घर की सजावट के लिए छोटे छोटे बदलाव करती। कमला जी ने एक दिन मुस्कुराकर संजना से कहा, कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी के इस मोड़ पर मुझे बेटी मिलेगी। तू मेरे जीवन का खूबसूरत तोहफा है। संजना ने उनका हाथ थामते हुए कहा,
और आपने मुझे वो माँ दी जिसकी गोद में सिर रखकर सारा दर्द मिट जाता है। अब वो घर जो कभी तनाव और चुप्पियों से था, हंसी और खुशी से गूंजने लगा। एक माँ और बेटी की तरह थी, मिलकर एक नई खुशहाल जिंदगी जी रही थी, जहाँ न डर था न दर्द, बस अपनापन। दोस्तों, रिश्ते खून से नहीं भावनाओं से बनते हैं। जो साथ में समझे, दुख में ढाल बने, वही अपना होता है। जिंदगी में किसी के धोखे से टूटिए मत, क्योंकि जहाँ तक रिश्ता दिल दुखाता है, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाइए। तो दोस्तों, आपको कहानी